हेलो बच्चों, पॉपुलर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्शीद सर। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किए थे। इसमें हम सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। तो समय वेस्ट ना करते हुए आइए सीधे आते हैं टॉपिक पर और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 1 को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, हम इसके पहले यह जान चुके हैं कि वास्तविक संख्या के संग्रह में प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या आती है। और यहाँ प्रश्न यह कह रहा है कि वास्तविक संख्या में प्रत्येक अपरिमेय संख्या आती है, इसलिए यह सत्य है। कारण कि वास्तविक संख्या में प्रत्येक अपरिमेय संख्या आती है। अब दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। आइए एक संख्या रेखा हम खींचते हैं और इस पर मूल बिंदु 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती है और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 होती है जो प्राकृत संख्या होती है, और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है -1, -2, -3 अनंत तक। इससे यह पता चलता है कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। और यहाँ कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर सिर्फ प्राकृत संख्या ही नहीं होती हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी होती है, और ऋणात्मक संख्या को हम रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। इससे यह कथन असत्य है। और कारण लिख देंगे कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ प्रश्न यह कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं आती है। और यहाँ प्रश्न यह कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो परिमेय संख्या में, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। 3 एक वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन 3 नंबर जो है असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, इसलिए यह असत्य है। आइए प्रश्न 2 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न 2 कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहता है प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक जैसे √4 हो गया, इसका वर्गमूल 2 होता है। √9 हो गया, इसका वर्गमूल 3 होता है। √16 हो गया, इसका वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि
सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे उदाहरण में 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। 9 एक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह कहना कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यह असत्य है। अब आइए हम 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी। तो आइए हम संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये हमारा हो गया एक संख्या रेखा। अब इसे हम एक बिंदु यहाँ लगा देते हैं, जहाँ पर 0 हम लिख देते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है। अब मूल बिंदु के दाएं तरफ कुछ और बिंदु हम समान दूरी पर लगा लेते हैं। तो यहाँ समान दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई हो जाती है, यानी 1 इकाई माने 1 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु यहाँ लगा लेते हैं मूल बिंदु के दाएं तरफ। फिर हम समान दूरी पर एक बिंदु और लगा लेते हैं। इसी तरह कुछ बिंदु हम मूल बिंदु के बाएं तरफ समान दूरी के बना लेते हैं। अब हम यहाँ मूल बिंदु के दाएं तरफ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं और इधर बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब हमें √5 को प्रदर्शित करने के लिए मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर, यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम बिंदु 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिसके लिए हमें डी स्केल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है, इसको हम सिर्फ इसकी ऊंचाई को हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर यानी 1 इकाई रखेंगे। तो ये एक इकाई ऊंचाई यहाँ हो गया। अब हम मूल बिंदु को O लिख देंगे, यहाँ हम A लिख देंगे और यहाँ हम B लिख देंगे। अब A से O को मिला देंगे। A से O को मिला दिए। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। ये AB की जो ऊंचाई है वह 1 इकाई है, यानी 1 सेंटीमीटर, और आधार जो ये है OB, इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इकाई यानी 2 सेंटीमीटर। अब हमें
OA की लंबाई जाननी है। तो OA की लंबाई के लिए ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाली जो भुजा है, समकोण जहाँ पर बन रहे हैं, इसके सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये OA की कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो लंब कितना है 1 के स्क्वायर और आधार कितना है 2 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4 होता है। तो ये 5 हो गया। इस तरह से कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो गया और कर्ण बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट 5 हो गया। इस तरह से OA की जो लंबाई है वह रूट 5 है। लेकिन हमें संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाना है, जबकि ये संख्या रेखा से बाहर है। तो हम प्रकाल से O से लेकर A तक की लंबाई को लेंगे और इतना ही त्रिज्या का हम एक चाप संख्या रेखा पर लगाएंगे। यहाँ हो गया। चूंकि OA की जितनी लंबाई होगी उतना ही संख्या रेखा पर जो चाप खींचा जा रहा है, और जहाँ ये संख्या रेखा को टच करती है बिंदु, यहाँ पर हम एक बिंदु C ले लेते हैं, वहीं लंबाई OC की भी होगी। इस तरह से यह C बिंदु रूट 5 को प्रदर्शित करता है।